जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ रूल्स 2001 की सीरीज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 9 से 15 तक दोस्तों। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने रूल नंबर 8 तक जो है डिस्कस किया था दोस्तों। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रूल नंबर 9 से रूल नंबर 15 तक दोस्तों। चलिए, सबसे पहला रूल है आपका रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या बोलता है आपका? ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर। इससे पहले जो रूल्स हमने पढ़े थे, डायरेक्टर जनरल की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, फिर आपका आईजी की क्या ड्यूटी होती हैं, डीआईजी की क्या ड्यूटी होती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि वो व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को जो है मैनेज करता है, या जनरल मैनेजर जैसे आपकी कोई पीएसयू है, उसके अंदर कोई व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर है या जनरल मैनेजर है किसी पीएसयू का, ठीक है, तो उसको हम जनरल मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, पीएसयू के हेड को, ठीक है जी। तो इसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? सबसे पहला है फोर्स डेप्यूटेड टू अ पीएसयू और प्राइवेट कंपनी शेल वर्क अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएसयू, ठीक है। इसका मतलब क्या है? किसी भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जब सीआईएसएफ जो है लगाई जाती है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दैट कंपनी, तो उनको जो है फोर्स के जितने भी मेंबर हैं उनको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो उस पीएसयू के हेड हैं उनके निगरानी में और दिशा निर्देश के अंदर जो है काम करना है, ठीक है। कैसे काम करना होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई पीएसयू है बीएचईएल, ठीक है, बीएचईएल की पीएसयू है। अब जो बीएचईएल जो है सीआईएसएफ जो है वहाँ पे डिप्लॉयड है बीएचईएल के अंदर, तो बीएचईएल के जो जनरल मैनेजर हैं वो बताएंगे भाई किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद यूनिट कमांडर शैल इन्फॉर्म रिगार्डिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ पीएसयू टू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएसयू। इसका क्या मतलब है? यूनिट कमांडर। अब यूनिट कमांडर कौन होता है? यानी उस पर्टिकुलर यूनिट का जो हेड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई डीसी यूनिट है तो डेप्यूटी कमांडेंट उसका हेड हो गया, कोई एसी यूनिट है तो असिस्टेंट कमांडेंट उसका हेड हो गया, अगर कमांडेंट जो है अगर उसका हेड है तो वो उसका हेड कमांडेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं वो सारे के सारे यूनिट कमांडर को पीएसयू के मैनेजिंग डायरेक्टर को बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई पीएसयू है, इसके अंदर मान लो जो है अलग अलग जगह पे जो है 200 कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे 200 कैमरे लगे हुए हैं। अब यूनिट कमांडर को बताया गया कि सर इसमें से 10 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है बात बतानी पड़ेगी यूनिट कमांडर को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएसयू को, सर कैमरे खराब हैं, प्लीज़ इन कैमरों को रीइंस्टॉल करवाइए, ठीक है। तो ये काम किसका होगा? यूनिट कमांडर का होगा। देन है वंस अ ईयर एमडी शैल इंस्पेक्ट द फोर्स हु इज प्रोटेक्टिंग द अंडरटेकिंग, यानी कि साल में एक बार जो है मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है फोर्स का इंस्पेक्शन करना जरूरी है कि फोर्स जो है ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, सारी चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये ड्यूटी है मैनेजिंग डायरेक्टर की। देन आता है फिर आपका रूल 10, सबसे इंपॉर्टेंट, ड्यूटीज ऑफ कमांडेंट, ठीक है। अब सीआईएसएफ के अंदर 2 रैंक होते हैं, एक होते हैं कमांडेंट का रैंक, एक होता है आपका सीनियर कमांडेंट का रैंक, ठीक है। ये कमांडेंट का रैंक जैसे आईटीबीपी, एसएसबी, उसके बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसमें जो है आपका 2IC के इक्विवेलेंट होता है, और ये जो है आपका किसके इक्विवेलेंट होता है? जैसे आर्मी में कर्नल होते हैं आपके, ठीक है, सीआरपीएफ वगैरह में जो है कमांडेंट होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इनकी क्या क्या ड्यूटी होती है सीआईएसएफ के अंदर वो एक बार देख लेते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ कमांडेंट, नियम 10 कमांडेंट के कर्तव्य। कमांडेंट जो होता है आपका यूनिट का हेड होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोरल एंड एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन ऑफ द यूनिट पोस्टेड एट पीएसयू। पीएसयू के अंदर जो भी यूनिट पोस्टेड है उसके मोरल को, एफिशिएंसी को, डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम होता है इनका। ही शैल इंस्पेक्ट द यूनिट ऑफ फोर्स अंडर हिज कमांड, ठीक है, जो भी फोर्स इनकी कमांड में है उसको जो है इंस्पेक्शन जो है उनका करते रहेंगे ही। ऑल ऑर्डर शैल बी पास्ड फ्रॉम हिम टू यूनिट अंडर हिम एंड फ्रॉम यूनिट टू हिज सुपीरियर थ्रू हिम, ठीक है। ये आपके कमांडेंट साहब हैं, ये इनकी यूनिट है, ठीक है, और ये जो है आपके डीआईजी है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यूनिट का कोई भी कार्रवाई जो है वो जो है कमांडेंट के होते हुए जो है डीआईजी तक जाएगी, और डीआईजी का कोई भी ऑर्डर जो है कमांडेंट से होता है यूनिट तक जाएगा, ठीक है। देन आता है आपका रूल 10 का सब क्लोज 2, कमांडेंट शैल इंस्पेक्ट द पोस्ट आउटसाइड हेडक्वार्टर एंड एंश्योर इट रिमेन इन हाई स्टेट ऑफ एफिशिएंसी। अगर कोई पोस्ट जो है हेडक्वार्टर के बाहर है तो उसको जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे। ही शैल एंश्योर ऑल द मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर हिम अटेंड द परेड एंड रिफ्रेशर कोर्स इन टर्न, ठीक है। वो ये ध्यान रखेंगे कि उनके अंडर जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो परेड के अंदर हिस्सेदारी लें और रिफ्रेशर कोर्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट करें, ठीक है। व्हेन एट हेडक्वार्टर ही शैल अटेम्प्ट परेड एवरी मंडे एंड फ्राइडे एंड होल्ड ऑर्डरली रूम एवरी फ्राइडे। जब भी वो हेडक्वार्टर में हो
उनको जो है परेड अटेंड करनी है मंडे और फ्राइडे के दिन, और एक ऑर्डरली रूम जो है होल्ड करना है हर फ्राइडे को, ठीक है। अर्दली रूम जिसको बोला जाता है प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में वो रूम होना चाहिए, ठीक है। देन आता है आपका नियम 3, नियम 10 सब क्लोज 3, द कमांडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द अंडरटेकिंग वेयर यूनिट्स डिटैचमेंट इज पोस्टिंग, ठीक है। यानी कि कमांडेंट जो है उस पीएसयू की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है जहाँ पे वो टुकड़ी जो है यूनिट की वो पोस्टेड है दोस्तों, तैनात है। ही मस्ट मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंट हेड ऑफ द अंडरटेकिंग, ठीक है। इनको जो है डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, डीएम वगैरह हो गए, पुलिस अथॉरिटी होगी जैसे आपका एसपी डीएसपी हो गए, या फिर डिपार्टमेंट के जो हेड हो गए अंडरटेकिंग के अंदर, उनसे जो है अच्छी बातचीत जो है बना के रखनी है ताकि समय आने पे उनकी मदद कर सके। कमांडेंट शैल कीप द मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एंड डीआईजी इन्फॉर्म्ड ऑल द डेवलपमेंट। कोई भी डेवलपमेंट होती है पीएसयू के अंदर तो कमांडेंट साहब को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर को बताना है, जनरल मैनेजर को बताना है और डीआईजी को इन्फॉर्म करना है कोई भी अगर बातचीत होती है तो। रेगुलर फोर्टनाइटली रिपोर्ट मस्ट बी सेंट एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। हर 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट जो है भेजी जाएगी इन सभी के पास। एनी अर्जेंट मैटर शुड बी कम्युनिकेटेड थ्रू क्विकेस्ट पॉसिबल मीन। कोई भी अगर कुछ बड़ा जो है इवेंट हो जाता है तो जितना जल्दी हो सके वो न्यूज़ जो है आपको ऊपर तक पहुंचानी है। ही मस्ट पर्सनली ओवरसी द इंटेलिजेंस विंग टू इंश्योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस कलेक्शन। जैसे इंटेलिजेंस का जैसे काम होता है तो उसको पर्सनली देखना है कमांडेंट को कि सब कुछ सही से जो है हो रहा है नहीं हो रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट शुड बी प्रॉम्प्टली शेयर विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एंड डीआईजी, ठीक है। जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है पीएसयू के से संबंधित वो जो है तुरंत मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम और डीआईजी को जो है हैंड ओवर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे। देन आता है आपका डेप्यूटी कमांडेंट, कंधे पे जो है अशोक स्तंभ। ड्यूटीज़ क्या क्या होती है डेप्यूटी कमांडेंट की। रूल नंबर 11 सब क्लोज 1, डेप्यूटी कमांडेंट शैल असिस्ट द कमांडेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एंड वेयर डीसी इज द पोस्टेड एज हेड ऑफ यूनिट ही विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ कमांडेंट एंड शैल ओनली डिस्चार्ज ओनली दोज फाइनेंशियल पावर्स विच आर डेलीगेटेड टू हिम अंडर दिस रूल्स। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिट है, इस यूनिट के जो हेड है वो जो है कमांडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है डीसी है। अब डीसी क्या करेंगे, डीसी कमांडेंट की हेल्प करेंगे, ठीक है, ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में। कमांडेंट बड़ा रैंक है तो जो भी उनकी जिम्मेवारी है उनकी हेल्प करेंगे डीसी साहब। कई कई यूनिट जो है छोटे यूनिट होते हैं जिसके हेड जो है डीसी साहब होते हैं, ठीक है। तो डीसी साहब जो हैं वहाँ पे अपनी जो है जिम्मेवारी निभाएंगे एज अ हेड ऑफ यूनिट, और कुछ फाइनेंशियल पावर जो है कमांडेंट साहब जो है देते हैं डीसी साहब को, तो उसकी ड्यूटी भी जो है डिप्टी कमांडेंट साहब जो है निभाएंगे। रूल नंबर 11 सब क्लोज 2, डेप्यूटी कमांडेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड मोरल ऑफ द पर्सन अंडर हिम एंड शैल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द अंडरटेकिंग और इट्स पार्ट एंट्रस्टेड टू हिम, ठीक है। यूनिट के अंदर एफिशिएंसी मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, मोरल जो है पर्सनल्स का बढ़ाना कि भाई अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सब काम जो है डेप्यूटी कमांडेंट साहब का होता है, ठीक है। और अच्छे से जो है उनके नीचे जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको जो है देखना। देन आता है आपका रूल 12, ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। सहायक कमांडेंट के कर्तव्य। आप में से बहुत सारे लोग जो है सब इंस्पेक्टर रैंक पे हैं अभी और तैयारी कर रहे हैं इन 3 कंधों पे सितारे लगवाने की, ठीक है। तो क्या क्या ड्यूटी है आपके असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद वो देख लेते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट शैल असिस्ट द कमांडेंट एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ कमांडेंट इफ रिक्वायर्ड। असिस्टेंट कमांडेंट साहब जो है कमांडेंट साहब जो है उनको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और सभी फंक्शन जो है कमांडेंट के परफॉर्म करेंगे। अगर यूनिट जो है एसी यूनिट है, कोई छोटी यूनिट है तो असिस्टेंट कमांडेंट हेड होता है उस यूनिट का, तो सारे फंक्शन जो है कमांडेंट के यही जो है निर्वहन करेंगे। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड मोरल ऑफ द पर्सन अंडर हिम। इनके नीचे जितने भी व्यक्ति हैं उनकी एफिशिएंसी, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाई मोरल जो है होना चाहिए उन सभी व्यक्तियों का। ही विल असिस्ट डीसी वेयर डीसी इज द यूनिट ऑफ हेड। अब कई बार ऐसी यूनिट होती है, ठीक है, जहाँ पे डीसी हेड होता है, उसके बाद वहाँ पे एसी होते हैं, तो एसी साहब जो है डीसी साहब की हेल्प करेंगे पूरी यूनिट की निगरानी करने में। रूल 12A, फॉर द अदर पोस्ट विच हैव बीन सैंक्शन क्रिएटेड और मे बी सैंक्शन क्रिएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर ड्यूटी शैल बी असाइंड बाय डायरेक्टर जनरल CSF बाय अ सेपरेट ऑर्डर, ठीक है। कोई भी अगर अलग से कोई पोस्ट जो है बनाई जाती है तो उनकी ड्यूटी जो है उन व्यक्तियों को करनी होगी, और ये जो पोस्ट है डायरेक्टर जनरल CSF के जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है अलग से जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन आता है आपका चैप्टर 3। अभी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो चैप्टर 2 के अंदर थी, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 को, जिसके अंदर हम देखेंगे अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, सर्च का प्रोसीजर वगैरह क्या होता है, ठीक है। अगर आपको याद है, ठीक है,
अरेस्ट विदाउट वारंट एंड सर्च विदाउट वारंट। कमेंट सेक्शन में बताइए सीआईएसएफ एक्ट 1968 अरेस्ट जो है किस सेक्शन के अंदर दिया गया है और सर्च जो है किस सेक्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, ये तो था, डायरेक्टली बता दिया कि अरेस्ट विदाउट वारंट जो है आप किसी व्यक्ति को कर सकते हो, पूरा वो बता दिया था। अब देखेंगे हम कि प्रोसेस क्या होना चाहिए अरेस्ट का और सर्च का। ठीक है, तो रूल नंबर 13 हमें बताता है अरेस्ट के नियम, गिरफ्तारी करने के नियम। ठीक है, रूल नंबर 13(1) इन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट द मेंबर ऑफ द फोर्स शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू बी अरेस्टेड। ठीक है, गिरफ्तारी करते समय अधिनियम की धारा 11 व की उपधारा 1 बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति के तहत बल का सदस्य गिरफ्तार किए जाने व्यक्ति के शरीर से वास्तु में छुएगा या कैद करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप अरेस्ट विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को करते हो तो आप उसको जो है पकड़ के बैठा सकते हो। ठीक है, उसको कैद कर सकते हो, रोक सकते हो। रूल नंबर 13 सब क्लोज 2 इफ अ पर्सन रेजिस्ट और अटेम्प्ट टू इवेड अ फोर्स मेंबर कैन यूज ऑल नेसेसरी मेजर टू अरेस्ट हिम हाउएवर द यूज ऑफ फोर्स शुड बी मिनिमम। ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका ये है, कोई व्यक्ति अगर रजिस्ट करता है, होता है ना कई बार हाथ झटकने की कोशिश करता है, छोड़ो छोड़ो मुझे क्यों पकड़ के बैठा रहे हो ये वो, या फिर भागने की कोशिश करता है, तो फोर्स का मेंबर जो है अरेस्ट करने के लिए उसको अगर वो छोड़ के भागने की कोशिश करता है या रजिस्ट करता है तो फोर्स का जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फोर्स जो है मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे जो फोर्स है इसका मतलब है थप्पड़ वगैरह मार सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थप्पड़ वगैरह मार सकते हो, बाल पकड़ सकते हो, ठीक है, धक्का दे के बिठा सकते हो, बट ये मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जानबूझ के उसके थप्पड़ बजा रखे आपने रोकने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे भी कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो 1-2 थप्पड़ में बैठ जाता है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। रूल नंबर 13 सब क्लोज 3 क्या बोलता है, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड टू प्रिवेंट द एस्केप शुड नॉट बी मोर रेजिस्टेंट। इसका क्या मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को भागने की कोई कोशिश कर रहा है, अगर उसको रोका गया है तो उसे रुक जाना चाहिए। ठीक है, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड टू प्रिवेंट द एस्केप शुड नॉट बी मोर रिस्ट्रेंड। ठीक है, यानी कि ज़्यादा छटपटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो फिर और थप्पड़ लगेंगे आपको। ठीक है, भागने से रोकने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर अधिक अंकुश नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया भाई, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड टू प्रिवेंट द एस्केप शुड नॉट बी मोर रिस्ट्रेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, भागने से रोकने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर अधिक अंकुश नहीं लगाना चाहिए, यानी कि अननेसेसरी उसको तंग ना करें। ठीक है, अगर वो रुक गया है तो उसको आराम से बैठा लो, चाय पानी पूछो उससे, उसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई करो। ठीक है, रूल नंबर 13 सब क्लोज 4 द अरेस्टिंग मेंबर कैन सर्च द पर्सन एंड सिक्योर ऑल द बिलोंगिंग लाइक वेपन except essential clothing. An inventory of item must be prepared in presence of 2 witnesses and the arrested person with a signed copy provided to the arrested individual. इसका मतलब क्या है, जिस भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हो आप उसको सर्च कर सकते हो, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट जो उसके कपड़े हैं, ठीक है, जैसे आपका अंडरगारमेंट हो गए, उसके बाद उसकी पैंट शर्ट होगी, उनको छोड़ के बाकी सब कुछ आप ले सकते हो। वेपन ले सकते हो अगर उनके पास कोई है, या कोई भी ऐसा आइटम जो रिक्वायर्ड नहीं है उस व्यक्ति के द्वारा। फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, उनकी बेसिक मेडिसिन है, वो नहीं छीन सकते आप उनसे। ठीक है, लेकिन उनके हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन है वो आप रख सकते हो। जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप अपने पास इकट्ठा कीजिए। 2 गवाहों की मद्देनज़र उनको पता होना चाहिए, 2 गवाह वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। उनकी नज़र में जो है आप एक इन्वेंट्री तैयार करोगे कि इस व्यक्ति से फलाना फलाना नाम का व्यक्ति है, इससे हमने एक मोबाइल, ठीक है, कुछ कैश, एक बंदूक, एक चाकू, ये सब जो है मिला है हमें, और वो जो है एक प्रॉपर पेज पे लिख के उस व्यक्ति के जो है आपको साइन कराने हैं, और 2 गवाहों की जो है मौजूदगी में काम होना चाहिए। ठीक है, देन आता है रूल 13 सब क्लोज 5 सच अरेस्टेड पर्सन एज वेल एज द सीज्ड आर्टिकल और इट एंड इट्स इन्वेंट्री शैल बी हैंडेड ओवर टू अ पुलिस ऑफिसर और द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विदाउट अवॉइडेबल डिले अलॉन्ग द ब्रीफ नोट ऑफ गिविंग द टाइम एंड डेट एंड रीजन ऑफ द अरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो है काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करते हो तो उसको जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कितने देर में जो है लेके जाना चाहिए, विदिन 1 आवर, विदिन 24 आवर, विदिन 3 डे, विदिन 1 वीक, या फिर विदाउट अननेसेसरी डिले, ऐसा होता है। तो याद रखना, विदाउट अननेसेसरी डिले लेके जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे उसका जो जिस भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो, आर्टिकल्स को आपने सीज किया है, जो इन्वेंट्री आपने बनाई है, उसको ले जाके जो है आप किसी पुलिस ऑफिसर को दोगे या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास जाओगे अननेसेसरी डिले किए बिना। ऐसा नहीं कि आप उसको लेके घूम रहे हो। ठीक है, जैसे ही काम हुआ ले जाके तुरंत पुलिस स्टेशन में दे दो, और एक नोट भी लिख के देना है आपको कि आपने इस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया है, क्या रीज़न है। ठीक है, वो सब। फिर आते हैं आपका रूल 14 सर्च करने की नियम। इसमें क्या है आपका, वेन एवर
A search of a person and his belonging is conducted under section 12 of the act, search without warrant. An inventory shall be prepared in the presence of two respectable witnesses and given copy of inventory duly signed by the witness, and the person who conducted the search shall be given to the person concerned after obtaining due receipt. सिंपल सा मतलब ये है, आपने किसी व्यक्ति को सर्च किया, ठीक है, जो भी उस व्यक्ति के पास से मिला है सर्च के दौरान, जो इन्वेंट्री आपको मिली है वो एक पेपर पे लिखनी है, ये चीज़ें मिली हैं, एक विटनेस के साइन कराने हैं, और उसी व्यक्ति को जो दोषी है उसको वो कॉपी देनी है उसकी, ठीक है, ताकि कल को ये ना बोल दे कि सर मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पास क्या क्या मिला, ठीक है। अगर इस पन्ने पे अगर साइन होंगे कि फलाना नाम का ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास जो है एक पिस्टल, इतने रुपए कैश, एक चाकू, ये सब मिला है, ठीक है, तो उस पर अगर उसके साइन होंगे तो वो मना नहीं कर सकता बाद में। नहीं तो अगर साइन वगैरह नहीं कराओगे तो बोल देगा जी मुझे तो पता ही नहीं कि आप तो अपने पास से रख दिए इन्होंने, ठीक है। द प्रॉपर्टी सो फाउंड ऑन सच सर्च शैल ऑल्सो बी सेंट टू द पुलिस अलोंग विद द पर्सन। तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टी है, अब कई बार ऐसा होता है कि लालच आ जाता है, पैसे वगैरह हों तो मन करता है कि यार इसमें से कुछ निकाल लें, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी पैसे वगैरह जो भी आपको चीज़ें मिली हैं वो सब जो है आपको पुलिस को जो है सौंपनी है, जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया उसके समेत, ठीक है। इफ नथिंग इज फाउंड ऑन सच सर्च अ नील इन्वेंट्री स्टेटमेंट डली साइन शैल बी सेंट टू द पुलिस अलोंग विद द पर्सन। अगर कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं मिलता है आपको, तो जो व्यक्ति को आपने पकड़ा है उसको भी पुलिस को दे दो और एक नील इन्वेंट्री की रिपोर्ट बना दो। नील इन्वेंट्री मतलब कि जिसके पास से कुछ भी गलत चीज़ बरामद नहीं हुई है, सिंपल है। देन आता है आपका रूल नंबर 15, प्रिस्क्राइब्ड रैंक, निर्धारित रैंक। ये क्या होता है? द प्रिस्क्राइब्ड रैंक फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट सर्च विदाउट वारंट शैल बी हेड कांस्टेबल। सिंपल सा मतलब ये है, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, क्या करोगे? सर्च करोगे, सर्च विदाउट वारंट, ठीक है, तो मिनिमम जो रैंक है आपका हेड कांस्टेबल का होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक चालान करने के लिए जो है मिनिमम रैंक एएसआई का होना जरूरी है, ठीक है, तो वैसे ही है, किसी व्यक्ति को आप सर्च कर रहे हो विदाउट वारंट, तो आपका जो मिनिमम रैंक है वो हेड कांस्टेबल का होना चाहिए। कांस्टेबल कैन नॉट सर्च अ पर्सन विदाउट वारंट, सिंपल, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिस्क्राइब्ड रैंक। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।